हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट हैं, तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। आप लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन केरला इज मोर देन दैट ऑफ तमिलनाडु। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये स्टेटमेंट जो है किसका एग्जाम्पल है? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन देखा जा रहा है केरल और तमिलनाडु के बीच में, जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया है कि जो केरल है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, मोर देन तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अ बिजनेस हैज अ हाई ग्रोथ रेट बट अ वीक मार्केट शेयर इज रेफर्ड टू ऐसा। आपने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, यानी जिसको हम बीसीजी भी बोलते हैं, आपने पढ़ा है क्या इसके बारे में? अगर पढ़ा है तो आंसर करिए, नहीं तो फिर अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये समझ लीजिए, जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है वो क्या होता है। देखिए बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अंदर इसमें हम मार्केट शेयर और मार्केट की ग्रोथ रेट को चेक करते हैं। देखिए इसको अ, हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये चार्ट ही है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। तो आप भी बना लीजिए, कभी फ्यूचर में आपको अ, इसके बारे में पूछा जाए या फिर आपको पता होना चाहिए तो देखिए एक बॉक्स बना लीजिए, इसको इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। देखिए ऊपर हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा मार्केट शेयर, ये होता है हमारा मार्केट ग्रोथ रेट। ठीक है, यहाँ पर ये मार्केट शेयर है। अब इसे ये हो गया हमारा हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट पर रखते हैं स्टार। ठीक है, यहाँ रखते हैं हम क्वेश्चन मार्क, यहाँ रखते हैं हम काउ, और यहाँ रखते हैं हम डॉग। अब इसमें क्या पूछा है? हाई ग्रोथ रेट। अब देखिए ग्रोथ रेट यहाँ है और ये हाई है, तो ये हो गया। और लो मार्केट शेयर, तो ये लो मार्केट शेयर है, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, सिंपल था। अब नेक्स्ट देखिए, no idea are ever criticized, and the more radical the ideas are the better are the rules of which decision process। यानी कि किसी भी विचार का कभी आलोचना नहीं की जा सकती, और जितने भी अगर हम बात करें हमारे आइडिया रेडिकल हैं यानी कि कट्टरपंथी हैं, ये हमारा किस चीज़ के बारे में बताता है। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि जितने भी हम डिसीजंस लेते हैं, जितने भी आइडियाज़ आते हैं, हर आइडिया हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी आइडिया बेकार नहीं है। ठीक है, हर आइडिया हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। तो ये हमारा किस चीज़ के अंदर आता है? प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, नॉन प्रोग्राम्ड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या फिर ग्रुप डिस्कशन। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है। उस प्रॉब्लम के आप कितने आइडियाज निकाल सकते हो। आप उस आइडिया में आपके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि वो लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, या फिर
सोसाइटी के बारे में, ये कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कुछ भी आप सोच सकते हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने सामने वाले को थप्पड़ मार दिया तो आपका ये सोल्यूशन निकल आएगा, तो यस, ये भी एक आइडिया है। इट मीन्स देखिए, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं लगानी है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते और ये सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, या फिर ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकल लाइफ में। कुछ नहीं सोचना, बस जो भी आइडिया आ रहा है आपने वो रख दिया। ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है, यानी कि आपका ब्रेन क्या क्या सोच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैकलेड नीड थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेशन नीड। अब मैकलेट के आपने नीड थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें से कौन सा मोटिवेशन नीड नहीं है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, नीड फॉर सिक्योरिटी ये नहीं होगा, ये तो हमारा मैस्लो में आता है, नीड फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नीड। ठीक है, इन्होंने नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन की बात की है। नीड फॉर सिक्योरिटी ये मैस्लो की थ्योरी में आता है। ठीक है, सिक्योरिटी की बात मैस्लो ने की है। अब देखिए, नेक्स्ट आपने इसके बारे में पढ़ा हो, इन द मैनेजरियल ग्रेड डेवलप्ड बाय जो ब्लैक एंड मटन, ब्लैक एंड माउंटेन ने ये दी थी, मटन या माउंटेन आप बोल सकते हैं। ठीक है, अ मैनेजर हु हैज हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन बाय लिटिल कंसर्न फॉर पीपल इज नोन एज। क्या आपने पहले ये मेथड पढ़ा है, मैनेजरियल ग्रिड मेथड? तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका भी एक चार्ट बनता है जिसके बेसिस पर हम ये इजीली बता सकते हैं इसका आंसर। क्या होगा? देखिए, अच्छा तो ठीक है, हम पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम ये इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इसका बारे में नहीं पता होगा तो आप पहले इसका आंसर देख लीजिए। देखिए, इसका अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9.1। ठीक है, अब 9.1 हमारा कहाँ पर आ रहा है, जो कि हमारा है सी ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैनेजरियल ग्रिड में यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक बॉक्स बनाया हमने। ठीक है, इसको भी हमने 4 पार्ट में काटा। अब यहाँ पर हमने नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर लिखे हैं यहाँ पर हमने। ये हमारी देखिए, जो हमारा मैनेजरियल ग्रेड मॉडल है ये आइडेंटिफाई करता है 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को। और ये हमारा दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, एक होता है कंसर्न फॉर पीपल और एक होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि लोग और प्रोडक्शन से संबंधित है ये। तो यहाँ पर आएगा कंसर्न फॉर पीपल और यहाँ नीचे आएगा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, और ये बीच में होता है आपका ये पार्ट जिसको बोलते हैं हम मिडिल ऑफ द रोड, जो कि 5.5 स्केल पर होती है, ये होती है हमारी 9.9 स्केल पर, ये होती है 1.9 स्केल पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हाई कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्शन बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल। तो ये देखिए, लिटिल हाई प्रोडक्शन है यहाँ पर 9.9 पर, लेकिन यहाँ पर लो है, ये 9 है, तो ये 9 वाली सिचुएशन आ गई। लेकिन कंसर्न ऑफ फॉर पीपल क्या है, लो, तो ये 1 हो गया लो। तो ये क्या हो गया, 9.1 हो गया, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। अब इसमें से कौन सा हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग का कॉम्पोनेंट नहीं है? रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर सोशली रेस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, बताइए।
देखिए इसमें नॉट द मेजर कंपोनेंट की बात की गई है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये पार्ट नहीं आएगा होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर। होलिस्टिक में हम ओवरऑल मार्केटिंग रिलेशनशिप की, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर सिर्फ उसके सेटिस्फेक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है, ठीक है। तो होलिस्टिक में जबकि ओवरऑल बात की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज। बताइए जो एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कस्टमर, इंडस्ट्री, मार्केट या फिर नन ऑफ द अबव। देखो इन्हें बोला जाता है मार्केट, क्योंकि अब वो हमारी मार्केट में कम कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि वो एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फिलिप कॉटलर, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द मार्केट स्टिमुली। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स या फिर नन ऑफ द अबव। किसने दिए थे 4 P's? देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 P's ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर के द्वारा बताए गए थे मार्केटिंग स्टिमुली के लिए। अब ये फिर 4 P's कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट है द फैक्टर दैट एक्सर्ट्स द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास या फिर इनकम। क्या हो जाएगा? देखिए जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी के भी कंज्यूमर बिहेवियर को वो है हमारा कल्चर, क्योंकि हम अपने कल्चर से बाउंड होते हैं, हम जो भी काम करते हैं अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है। तो हमारा कल्चर हमारा डीपेस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द assumption ऑफ द मोदिग्लियानी मिलर मॉडल। मिलर एंड मोदिग्लियानी आपने मॉडल पढ़ा होगा शायद, फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट है ये आपके। आपने एजम्पशंस पढ़ी होंगी इसकी, तो कौन सी नहीं है? देखिए टैक्स के एब्सेंस की तो ये बात करता है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट की भी, और इक्विवेलेंट रिस्क की भी बात करता है, ठीक है। किसकी बात नहीं करता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो की यूनिटी की, ठीक है, कि यूनिटी मतलब एक जैसा अनुपात रहेगा, इसकी ये बात नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए the most suitable coverage ratio for deciding the debt capacity of a firm is interest coverage ratio, cash flow coverage ratio, debt service coverage ratio या फिर fixed assets coverage ratio। देखिए डेट कैपेसिटी ऑफ द फर्म को डिसाइड करने की बात की जा रही है, तो सबसे बेस्ट रेशियो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हो जाता है हमारा कैश फ्लो कवरेज रेशियो, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारा कैश का फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है, जिसके बेसिस पर हम अपने डेट कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, गॉर्डन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या फिर अर्निंग यील्ड मॉडल, बताइए। देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात की जा रही है, तो ये हम कैपिटल और असेट्स को कैलकुलेट करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं पता चलेगी, यहाँ पर हमारा रिटर्न पता चलेगा, ठीक है। गॉर्डन से भी ये हमारा डिस्काउंटिंग टेक्निक बताता है, और ये अर्निंग यील्ड मेथड हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, जबकि कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मेथड से हम इजीली अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ इज नॉट द इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेटेज
Average cost of capital of a firm. Investment policy of the firm, capital structure of the firm, dividend policy followed या फिर capital risk premium for the firm. देखिए इंटरनल फैक्टर्स के अफेक्टिंग करने की यहाँ पे बात पूछी जा रही है कि कौन नहीं कर सकता है, तो वो है हमारे मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द फर्म। ठीक है, ये नहीं कर पाएगी, जबकि अदर जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे। फिर चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें कि हमारा डेट प्रोपोर्शन और इक्विटी प्रोपोर्शन कितना है, डिविडेंड हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह की पॉलिसी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस या फिर लिवरेज एनालिसिस। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस से भी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं हम अपने जो हमारा प्रीवियस कैपिटल स्ट्रक्चर था उससे हम प्रेजेंट की कैपिटल स्ट्रक्चर को कंपेयर करके कि हमारा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, हमें इसमें चेंज करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। Next है the account current method in which the days are calculated from the date of transactions to the commencement date is known as। देखिए ये यहाँ पर आप लोगों का कंफ्यूजन था कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हाँ ये मेथड्स हो सकते हैं कि आपको इनके बारे में नहीं पता हो तो हम इनको एक बार डिस्कस कर लेंगे अपनी थ्योरी क्लासेस में, लेकिन क्वेश्चन तो सिंपल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो भी हमारा खाता चालू पद्धति है उसमें जब हम लेन देन की तारीखों के बारे में एनालाइज करते हैं, तो जब हम तारीखों के शुरू होने की तारीख से लेकर हम जब तक हमारी वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, यानी कि उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता, तब तक की जो हम गणना करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम इपोक मेथड बोलते हैं। ठीक है, युग विधि के अंतर्गत ये किया जाता है। अब ये मेथड कौन से हैं ये मैं मान सकती हूँ कि ये आपको नहीं पता होंगे, तो हम इनको अपने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो क्लियर था। आपने कहा कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग से जो हमारा पूरा कमेंसमेंट हो जाता है उस डेट तक कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, कोई और भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।